हम लोग बीपीएससी 72 और यूपीएससी मेंस 2026 के मद्देनज़र जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी important and burning topic, and I feel that next year also it will be burning, and it had been very important in the previous year also. हम 2-3 साल से और हर साल रहेगा ये, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हर साल प्रॉब्लम आने हैं. क्लाइमेट चेंज, वेदर एंड क्लाइमेट में तो अंतर होता है ना. वेदर, हाउ इज द वेदर टुडे, एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस फॉर द होल ईयर, सम टोटल के बारे में क्लाइमेट होता है. नहीं, वेदर मतलब अभी का वेदर बदल गया, एकाएक मौसम बदल गया, वेदर बदल गया. एंड क्लाइमेट फिनांस, इम्पेरेटिव फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर. कोई भी अगर डिस्कशन होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 तो आपको याद होने ही चाहिए. क्वेश्चन यहाँ से एक आ ही जाता है. तो इस टॉपिक से मैं एक चीज़ एश्योर करता हूँ कि 72nd बीपीएससी में एक पीटी का क्वेश्चन पकड़ाएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा. यूपीएससी मेंस में तो बच्चे इसकी तैयारी कर ही रहे हैं, तो यहाँ एक जगह आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है. बट अगेन द सेम मेंटरिंग एडवाइस, ये मटेरियल आपको डाउनलोड करना है या आपको पढ़ना है ई बुक से, हमारे ई बुक से. ये आपको मटेरियल पूरा का पूरा मिल जाएगा. कहाँ पर आपको? हमारे ऐप में जाना होगा, वहाँ आपको मटेरियल मिलेगा ये, और वीडियो भी मिलेगा, जो वीडियो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, और मटेरियल भी मिलेगा. यूट्यूब पे तो खाली वीडियो मिलेगा. मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तभी जाके आपका फुल स्टडी होता है. फुल स्टडी करना ही ज़रूरी है. पार्ट स्टडी करने से तो एग्ज़ाम निकलता नहीं है. तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं. क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, यूपीएससी मेंस में, कि क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट फिनांस का कॉन्टेक्स्ट करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना चाहिए. तो क्लाइमेट चेंज व्हाट डज इट मीन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है कि क्लाइमेट चेंज मीन्स लॉन्ग टर्म चेंज. बोला ना, इस वेदर माने आज का, इन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ये 3 फैक्टर होते हैं मेनली, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड. सी लेवल, ग्लेशियर, ओशंस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. ये क्लाइमेट, इसका चेंज का मतलब ये सभी होता है. सी लेवल का चेंज होगा, ग्लेशियर मेल्ट करे हिमालय का, ओशंस का सी लेवल राइज कर जाए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कुछ ऐसा हो. ये मेनली एंथ्रोपोजेनिक है. ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन बर्निंग कोल करना शुरू किया, बर्निंग ऑयल, जान नहीं रहे कितना ट्रैफिक जाम होता है, गैस, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट इमिशन, अनसस्टेनेबल कंजम्पशन. ये क्लाइमेट चेंज का मीनिंग हो जाता है. यहाँ इंपॉर्टेंट है आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट. व्हाट इज आईपीसीसी, देख लीजिएगा कि आईपीसीसी बोलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी कॉज्ड अबाउट 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग. 1.1 डिग्री. आप बोलेंगे साहब 1.1 डिग्री से क्या हो जाता है? आपको मैं समझा देता हूं. जैसे मान लिया ये अर्थ है, अर्थ को बांट दीजिए आप ऐसे करके ग्रिड में, तो भाई कहीं पर तो आपका -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, और कहीं पर +42 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिया यही आपका है. और इसको ग्रिड में बांट दीजिए. हर एक डिग्री का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो अंतर है, जैसे एक सर्किल यहाँ पर, ये हर में आपका 1.1 डिग्री अगर बढ़ने का मतलब होता है कि ग्रेट चेंज, इतना बड़ा चेंज कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर में बढ़ गया तो पूरा आइस जो है लगभग मेल्ट होने लगेगा, और पूरा आइस मेल्ट होगा तो हम लोग आप लोग नहीं रहेंगे. ठीक है ना. तो 2 डिग्री अगर हो गया तभी तो 1.1 डिग्री में आफत मची हुई है, बिकॉज इट इज द ग्लोबल मीन टेम्परेचर. बात समझ गए? ठीक है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आईपीसीसी क्या है, ये हमको समझना है.
इसका 6th असेसमेंट है। और जब भी हम 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग की बात करते हैं तो हम लोग प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि 1750 के आसपास में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसके पहले जो था एवरीथिंग वाज नॉर्मल, थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी जलाते थे लोग, पॉपुलेशन भी कम था। लेकिन उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये जो है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से, तो ये रिपोर्ट जो बोलता है कि यहाँ पर क्लाइमेट का रिस्क है, फास्टर होता जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, आईपीसीसी के ऊपर में आपको एक राइटअप करना है। हम हिंट कर देते हैं, आईपीसीसी जो हम यहाँ भी आपके नोट्स में भी आपको हम लिख दिए रहेंगे, ठीक है ना, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आईपीसीसी जो है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट फिनांस में एक साइंटिफिक बेसिस पर रिपोर्ट को असेस करता है ताकि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन कैसे हो। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। कौन इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी यही स्टेटमेंट दे देता है, आपको बोलता है ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस पे भी आपको राइटअप लिखना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ताकि ये जो है असेस करे कि कैसा क्लाइमेट चेंज हुआ है। आईपीसीसी एक बात याद रखिएगा, डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च। ये अगर स्टेटमेंट है तो सही स्टेटमेंट है। ये सिर्फ रिव्यू करता है, असेस करता है, इम्पैक्ट को असेसमेंट करता है, रिस्क को करता है कि क्या एडेप्टेशन टेक्निक लगाना होगा आदमी को, कोयला के बदले किस पे शिफ्ट करना होगा, सिंग गैस पे तो नहीं शिफ्ट करना होगा, कोयला का गैस एक तरीके का, पेट्रोल के बदले हम कैसे शिफ्ट करेंगे, पेट्रोल का इफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएंगे मशीन में चेंज करने का। तो ये सब मिटिगेशन, कैसे हम कार्बन इमिशन को कम करेंगे, इसका असेसमेंट रिपोर्ट और इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए ये आपको यूएनएफसीसीसी के साथ एज पर पेरिस एग्रीमेंट काम करता है, ठीक है। अब आपके लिए मैं नए नए वर्ड डालते चाह रहा हूँ, यूएनएफसीसीसी। आपका काम क्या है भाई, तो लिखते जाना। हालांकि इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब वर्ड आपको हम क्लियर करते जाएंगे। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज में आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर लिख रहा है आईपीसीसी के बारे में, व्हाई क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस ग्लोबल चैलेंज। क्यों है, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो भी हुआ, ग्लेशियर का मेल्टिंग होना शुरू हुआ, ओशन सी लेवल का राइज होना शुरू हो गया। देन बायोडाइवर्सिटी, कुछ एनिमल्स के हैबिटेट मतलब रहने की जगह लॉस हो गया, कुछ स्पेसीज गायब हो गए, कुछ वाइल्ड, अफ्रीका में तो कम, ऑस्ट्रेलिया में बहुत वाइल्ड फायर हो रहा है। अब एल नीनो का इफेक्ट है, वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुश फायर, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, हीट वेव्स। स्थिति यह है कि हीट वेव्स के कारण कुछ हीट आइलैंड बन रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज हीट आइलैंड। जैसे आपके शहर के चारों बगल आप ध्यान दीजिए, चारों बगल खिड़कियां खुली हैं, हर खिड़की में विंडो एसी लगा हुआ है, और ऊपर में जो है सो आपको जो वॉल एसी, माउंटेड एसी जो होता है उसका जो है सो फैन चल रहा है, वो गर्म हवा फेंक रहा है, तो हीट आइलैंड इफेक्ट करता है। अब आपका जमीन पे आपका मिट्टी है, मिट्टी पे अगर सन का रे पड़ेगा तो धीरे धीरे वो अपने आप को एडजस्ट करता है, ग्रास वगैरह उसको कम कर देता है। लेकिन अगर वही आपको सीमेंट पे पड़ेगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगा। तो ये जो है हीट वेव यही जनरेट करता है, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन्स। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्स 2024 एज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। करीब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कहाँ हम 1.1 में परेशान थे, अब 1.5 जो टारगेट था उससे भी थोड़ा ऊपर पहुंच रहे हैं।
तो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टारगेट रखा गया था, लेकिन और मोर और लेस हम बढ़ रहे हैं। यहाँ हमने आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात कर लिया है। तो WMO के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है भाई, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत पहले बना था 1873 में। बाद में इसको कन्वेंशन के बाद इसका नाम दिया गया वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड में है। और ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन इन ऑब्जर्विंग, फोरकास्टिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेदर। और जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह से वर्ल्ड लेवल में WMO है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब भाई ग्लेशियर अगर मेल्ट करेगा या हीट वेव जो होगा तो भाई ज़्यादा एसी बिकेगा। जब ज़्यादा एसी मतलब कि ज़्यादा आपको तरह के हार्मफुल गैसेज। फूड प्रोडक्शन अफेक्ट कैसे करेगा कि मधुमक्खी जो है उसके अंडे देने की क्षमता घट जाएगी। जब अंडे कम तो मधुमक्खी कम, पोलिनेशन कम तो ग्रेन्यूल्स कम। वेदर पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब है जब जरूरत है धान को बारिश की तब नहीं होगा, जब बारिश की जरूरत नहीं है तब होगा। हो ही रहा है। फिश अंडे देना कम कर देंगे तो कोस्टल इकोनॉमी खराब हो जाएगा। रोड्स एकाएक 3 दिन में पूरे साल भर का लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से बारिश कर दिया। 3 दिन में इतनी बारिश हुई कि एकाएक बारिश का फ्लो हुआ, वाटरशेड, और पूरे के पूरे रोड बह गए, ब्रिजेज खराब हो गए, लेबर का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा। ये सभी को आपको इफेक्ट करेगा, सोशल इम्पैक्ट भी होगा। तो ये जो है द क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत बार पढ़ा चुके हैं और हम उसको बहुत अच्छे से कहानी बना बना के पढ़ाए हैं। क्या भाई, तो क्या बोलेंगे कि एक सोनू बड़ा गरीब लड़का है और सोनू जो है वो एक धनी आदमी उसके सामने आ जाता है, बोलता है महाराज भूखा हूँ, तो गरीबी नंबर 1, भूखा हूँ नंबर 2, बीमार हूँ, बुखार लगा हुआ है, आँख नहीं खुल रहा है, ठीक है, तीसरा मतलब हेल्थ खराब है, डॉक्टर के पास ले चलिए। बेचारा सेठ जो है वो सोनू पर दया खाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। बहुत प्यारा बच्चा है सोनू, देखता है कि बच्चे की क्या है, माँ बाप भी नहीं है, पढ़ाई नहीं की है तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तो एजुकेशन। तो ये 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि गरीब है, भूखा है, बीमार है और पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक, ये देश की स्थिति ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद क्या, अब सोनू को बोला कि चलो हम तुम अपने घर ले जाते हैं और तुमको पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ने लगता है सोनू, बोलता मेरी एक बहन है, वो तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, हम तो उसी के लिए तो मांग मांग के हम भीख मांगते थे, काम करते थे। बहन की बात कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी। चलिए, तो 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेठ जी का बड़ा नाम हो गया उनके मोहल्ले में कि सेठ जी हैं, सोनू को ले गए, उसके बहन को ले गए। लोग बोले कि हजूर हमारे यहाँ तो समस्या ही समस्या है। सेठ जी बोले कि भाई हम कितना को ले सकते हैं, तो एक पानी का टंकी लगवा देते, क्लीन वाटर और थोड़ा बिजली की व्यवस्था कर देते, ताकि हम लोग पानी का टंकी और लगता तो हम लोग डिसेंट वर्क करते, बढ़िया से काम करने की खोज में निकलते, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता। ठीक है, तो 3 तो आपको समझ में आए गांव वालों के हिसाब से। अब क्या है भाई, अब 9 नंबर, 9 को आप ऐसे याद कीजिए, आई 9वां नंबर है ना, ABCDFGHI, तो III 3 स्क्वायर 9, आई इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 9 तक तो याद हो ही गया, बिल्कुल क्लियर है। 10 या कैसे याद कीजिएगा, 1 और 0। देखिए कितना इनइक्वालिटी है, एक पतला एक मोटा,
इनइक्वलिटी। 11 शहर जाने के लिए कैसे जाइएगा, तो पैदल, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज। उसके बाद क्या, 12वां दिन 1 दर्जन केला, केला मतलब प्रोडक्शन कंजम्पशन। 13 अगर क्लाइमेट एक्शन जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये अगर नहीं करेंगे क्लाइमेट एक्शन जो हमारा टॉपिक है, तो सबकी 13वीं हो जाएगी, तो 13 याद कर लीजिए। उसके बाद इजी है, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड 14 और 15। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप सबको, तो ये आपको 17 आपको याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स भी है, जैसे मिटिगेशन वर्ड आया, इसको क्लियर कर लीजिएगा। हम पढ़ने का तरीका, चूंकि हम ऐसी बुक लिख रहे हैं कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, एक जगह से पढ़िए, पीपीएससी निकालिए, यूपीएससी निकालिए, आप अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकते हैं। और इसी को बार बार पढ़िए, वीडियो बना दिए हैं ताकि आपको किताब पढ़ने में सहूलियत हो जाए। तो मिटिगेशन मतलब कि भाई ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को कम करना। एडेप्टेशन, कैसे एडजस्ट करेंगे। क्लाइमेट फिनांस, भाई हर देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉस एंड डैमेज, जो भी हार्म होता है क्लाइमेट चेंज के कारण। नेट जीरो, बैलेंस बिटवीन इमिशन प्रोड्यूस्ड एंड इमिशन रिमूव्ड। मान लिया आपकी कार ने इमिशन डाला और आपने मक्के की खेती किया, वो इमिशन को अब्जॉर्ब कर लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, हो गया, नेट जीरो कर लिया आपने, है ना। कार्बन सिंक, वही मक्का का खेती, फॉरेस्ट, ओशंस, सॉइल्स, कौन कम कौन ज्यादा करता है, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, ये पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड है, मतलब कि ये डिफरेंट जो पेरिस अकॉर्ड और अलग अलग अकॉर्ड में लोगों ने बात किया कि भाई डेवलप्ड नेशन ज्यादा दे, डेवलप्ड, और गरीब देश कम देगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनडीसी, हर देश को कुछ देना है, पेरिस एग्रीमेंट में बात हो गया। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, ये हमेशा क्वांटिफाइड गोल्स किया जाता है। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो जो की वर्ड है उसको आपको पढ़ लीजिए, जैसे यूएनएफसीसीसी बचा हुआ आपका, तो वो पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट फिनांस, क्लाइमेट फिनांस ये क्या है भाई, कि लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो दीजिएगा जो पैसे, तो क्या क्या तरीका हो सकता है। प्राइवेट दे सकता है, एक देश दूसरे देश को मदद कर सकता है, जैसे कि हम भूटान से बिजली खरीदे, वहाँ पानी का स्रोत है, और भूटान को हम फंड दे ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर सके। कुछ बैंक है जो इस तरह का काम करते हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। कुछ बैंक क्या करता है, ग्रीन बॉन्ड जमा करता है, कि पोल्यूटर ने पे किया है, जो हु पॉल्यूटेड हु पेज, और ये बॉन्ड का प्राइस इसमें बढ़ेगा। जैसे कि A to Z कंपनी एक है यूपी में, ये क्या करती है, कचरा से बिजली बनाती है इसका, और इसको सरकार खरीदती है, ये कंपनी का प्राइस बढ़ता है। कुछ ग्रांट मिलता है, कुछ लोन कंसेशन देना है, विदेशी लोग फायदा करेंगे, बैंक उसको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में कम में देगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी करेगा, कुछ गारंटी है। कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट क्या है कि भाई आपने अगर भट्टा खोला है गांव में और बगल में किसी ने मक्के का खेत बहुत ज़्यादा रोपा है, तो भट्टा तो पोल्यूट कर रहा है, मक्का वाला उसको सिंक कर रहा है, तो भट्टा वाला पर टैक्स ज़्यादा लगेगा और मक्का वाले को कुछ असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये आपका कार्बन मार्केट एक तरह का बन सकता है, ये देशों में भी बन सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसने ज़्यादा पे किया है वो काम ज़्यादा करेगा। यूएनएफसीसी, ये प्रिंसिपल जो है, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनएफसीसी का मेन सेंट्रल थीम है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, लैंडमार्क है। ये यूपीएससी में एक टॉपिक ही है, जीएस पेपर 3 का, इन्वायरमेंट, वहाँ का ही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहा हूँ, वहाँ भी जोड़ना पड़ता है ना। तो बोला कि भाई वेल बिलो 2% और आइडियली 1.5% अभी बढ़ गया।
तो इसमें लिखा है कि क्लाइमेट नेगोशिएशन जो डेवलप्ड कंट्री है कि यूएसडी 100 बिलियन आपको 2020 तक जमा करना था। बड़ी दिन लगा दिया इन लोगों ने पैसा देने में, क्योंकि धनी लोग पैसा देना नहीं चाहता है। यूएनएफसीसी का हमने इंसेप्शन, रोल एंड कंट्रीब्यूशन यहाँ लिख दिया है ताकि आपको और जगह नहीं जाना पड़े। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कब हुआ था? रियो डी जेनेरो, देख लीजिएगा मैप में, ब्राजील का है ना। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, लैंडमार्क है। और 94 में इसका इंसेप्शन हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूएनएफसीसी का? कि ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करना है, प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस। ग्रीन हाउस गैस पे मेन काम करना है रियो डी जेनेरो में। ये जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में क्लाइमेट नेगोशिएशन करता है, सीओपी का मीटिंग कराता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ बैठे और आपस में नेगोशिएशन करे कि भाई हमारे देश में एसी चल रहा है, वो बोलेगा आप एसी बंद करो, तो बोले कि आपके यहाँ से जो एसी का एक चिप आता है उस पर आप ड्यूटी ख़त्म करो ताकि हमारा एसी जो है सस्ता हो, और वो जो है चिप के कारण जो है सो गैस बदलेगा तो आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम होगा। ये बात करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज पर। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट तो बात हो ही गया है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस वन। ये COP 29 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में बाकू अजरबैजान में। कंट्रीज अडॉप्टेड द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पीटी में। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, व्हाट इज दैट? तो लिखना होगा यही COP 29 बाकू अजरबैजान। कंट्रीज अडॉप्टेड न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फिनांस। डेवलप्ड कंट्रीज agreed, अमेरिका बोला I will take the lead in mobilizing 300 billion by 2025। ये तो बड़ा कम है भाई, इसे तो कुछ नहीं होने का है। और द एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड द स्केलिंग टोटल क्लाइमेट फिनांस फ्लोज डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो है द एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्केलिंग टोटल क्लाइमेट फिनांस फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू USD 1.3 ट्रिलियन पर ईयर। इतनी की जरूरत है, ये यूएनएफसीसी बोल रहा है। मतलब जितना दिया जा रहा है उससे 4-5 गुना ज्यादा। निगोशिएशन काफी हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये जो फिनांस गैप है वो कैसे पूरा किया जा सकता है? तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में बाढ़ आ रहा है, एक जगह बाढ़ आ रहा है, दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है, हीट बहुत ज़्यादा है। इसका प्लान एग्रीकल्चर में क्या करेंगे भाई? अब धान की खेती में तो बहुत पानी लगता है, तो ऐसे धान को लगाया जाए जो कि सिस्टेमिक राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री मेथड वाला, ताकि कम पानी में हो जाए। जल जब ग्लोबल मेल्टिंग होगा बहुत सारे आइलैंड डूबने लगेंगे, कोस्टल एम्बैंकमेंट। सूखा का मैनेजमेंट कैसे होगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स। तो ये आपको यूनाइटेड नेशंस, ये जो आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स है, ये एडेप्टेशन गैप के बारे में बात करता है। अब आपको UNEP के बारे में बात करना होगा। ये बोल रहा है कि भाई बहुत पैसे की जरूरत है, कि ये आपका वाइल इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फिनांस वाज ओनली USD 26 बिलियन, जबकि चाहिए 300 बिलियन से ज्यादा। और दरअसल देख रहा को 1.3 ट्रिलियन की बात हो रही है, समझ रहे? तो काफी बड़ा गैप है। ये लिखना बड़ा जरूरी होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। यूनाइटेड नेशंस EP का आपका रोल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि हेडक्वार्टर कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको इस तरह का कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया। ऑब्जेक्टिव रोल, क्लाइमेट रोल क्या है? UNEP सपोर्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। इट हेल्प इन डेवलपिंग मेजर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काम किया। इमिशन गैप रिपोर्ट की बात करता है, SSTG की बात करता है। STG तो सब जगह आएगा।
अब आपका बड़ा इजी टॉपिक सब है कि इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल वही सेम चीज भाई, पोवर्टी, एसटीजी, इंडिया का जो आपका ये एनडीसी पर थोड़ा देख लीजिए। इंडिया अपडेटेड एनडीसी जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है कमिट्स टू रिड्यूसिंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाई 45% बाई 2030। बोल रहा है कि हम जो है इमिशन इंटेंसिटी को हम घटाएंगे फ्रॉम 2005 लेवल, 2005 से 2030 में हमने इसको 45% माइनस करके चलेंगे। एंड अचीविंग 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम सोलर साइड से, है ना, सोलर से लेके आ जाएंगे। 50% को हम कहाँ ले जाएंगे, सोलर पे ले जाएंगे। ये आपको डाटा इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया हैज ऑल्सो कमिटेड कि भाई नेट जीरो इमिशन पे ले आएंगे, मतलब कि बिल्कुल जीरो by 2070. In 2026, India announced further climate target for the 2031-35 period, linking them to long-term net zero goals. Important points है इंडिया अपडेटेड एनडीसी, इसको एकदम पढ़ के 2-4 बार लिख लीजिएगा। हमारे यहाँ क्या है भाई, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जब देखो तब ये नोएडा का ये वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलियंट, भूकंप आ रहा है तो आपको डिजास्टर रेजिलियंट, फ्लड आ रहा है उससे बचने के लिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लीन फ्यूल के बाद में लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं है, हम सोच रहे थे पूछेगा। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, पीएम कुसुम योजना, सोलर एनर्जी, फेम स्कीम, ये भी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है, इसको हम अलग से पढ़ना पड़ेगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। 2023 में और 2030 में इसका टारगेट है कि हमको कितना पेड़ लगाना है। क्लाइमेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो खुद ही समझ में आएगा। क्लाइमेट फाइनेंस के चैलेंजेस क्या है समझ में आ जाएगा। क्लाइमेट जस्टिस, व्हाट इज दिस, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड आई फाइंड दैट क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लास्ट में वही आपको सबको एक जगह क्या होता है, एक कंक्लूजन में तो सब लिखना ही पड़ता है कि मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, CBDR, RC और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्लोबल कोऑपरेशन, ये लिखना ही पड़ता है। तो एज ए होल आई फाइंड दैट कि ये टॉपिक जो आपको ये नोट्स मिल जाएगा और आप इसको पढ़ेंगे तो जो जहाँ जहाँ सैलिएंट पॉइंट्स था वो मैंने कवर कर दिया है। आपका काम क्या है, आपका काम इसके नीचे भी है, क्वेश्चंस को लिखिए। ये आपका MCQ आपको दे दिया हमने, कुछ मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 लिखा है, ये 5 को लिख लीजिएगा। लिखिएगा नहीं तो नहीं। हमारा एक कहानी है कि अश्वत्थामा अगर लिख के याद किया होता तो चक्रव्यूह तोड़ दिया होता, बेचारा लिख नहीं पाया था, यही दिक्कत हो गई है ना। तो आपको लिखिएगा तो मरिएगा नहीं, नहीं लिखिएगा मर जाइएगा, ठीक है ना। वो फ्रस्ट्रेशन आप झेल नहीं पाइएगा, क्योंकि जो फेल्योर लोग हैं UPSC वाले, कितने लोग तो मेंटल असाइलम पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखना जरूरी है। याद रखिए, ये क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, ये चैप्टर का लेक्चर सुनना मतलब कोई मतलब नहीं, तफरी करके आ गए, अपना घूम फिर के आ गए, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। ओके, सी यू।